हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने माइसोर्स और वोडियार्स रेजिस्टेंस टू द कंपनी टॉपिक स्टार्ट करा था, जिसमें हमने विजयनगर एम्पायर का फॉल भी देखा। ये भी बताया था मैंने कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स भी थे, जैसे कि माइसोर तो एक था ही, देन उसके साथ ही मालाबार कोस्ट की साइड में ट्रैवनकोर, कोचीन, कालीघाट, ये भी डिफरेंट किंगडम्स थे। ऐसे ही हमने बैटल ऑफ टलीकोटा भी देखा था, जिससे विजयनगर एम्पायर का फॉल होता है। ठीक है, देन हैदर अली और टीपू सुल्तान का राइज होता है। एंड हैदर अली से पहले भी दो ब्रदर्स नंजराज एंड देवराज जो थे वो रूल करते थे, डी फैक्टो रूलर्स थे। ठीक है, हैदर अली के आने के बाद फिर बाद में एंग्लो माइसोर्स वॉर भी स्टार्ट होती हैं, ब्रिटिशर्स के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जिसमें हमने दो वॉर्स को कवर कर लिया था, फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर एंड सेकेंड एंग्लो माइसोर वॉर। आज हम कवर करेंगे थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर। उससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रैवनकोर के बारे में भी बताया था, क्योंकि सदर्न पार्ट की ही बात होगी ना, इसमें जो थर्ड अब बैटल है उसमें ट्रैवनकोर की बात होगी। सो अगर हम मालाबार कोस्ट की बात करें यहाँ पर, तो मालाबार कोस्ट एक यूनाइटेड एरिया नहीं था। इस मालाबार कोस्ट में डिफरेंट किंगडम्स थे, जिसमें ट्रैवनकोर भी एक था, एक कोचीन किंगडम डिफरेंट था, ऐसे ही एक कालीकट किंगडम भी था। ये तीनों ही डिफरेंट थे। ठीक है, अब देखिए ये जो थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर से पहले जब सेकेंड एंग्लो माइसोर वॉर हुई थी, तो उसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई थी टीपू सुल्तान के बीच एंड इंग्लिश के बीच में, क्योंकि हैदर अली की डेथ हो चुकी थी। बट ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में जितनी भी टर्म्स साइन हुई थी, वो ब्रिटिशर्स एंड टीपू सुल्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि टीपू और इंग्लिश दोनों को ही डेक्कन एरिया में पॉलिटिकल सुप्रीमेसी चाहिए थी। दोनों ही इस एरिया को कंट्रोल करना चाहते थे। टीपू का तो एक बेसिक सा रीजन था कि हाँ, उसकी अपनी उस एरिया में सॉवरेंटी रहेगी। ठीक है, उसमें इंडिया नाम की ऐसा कोई चीज नहीं थी, बट स्टिल उसको अपने एरिया में कंट्रोल चाहिए था। उसका बस इतना था बेसिक सा। बट जो इंग्लिश थे, उनका जो मेन पर्पस था ट्रैवनकोर को और मालाबार एरिया को कंट्रोल करने का, वो था वहां का पेपर का ट्रेड। क्योंकि एक तो देखिए जो ट्रैवनकोर था वो इंग्लिश की ऑलरेडी एक एलाई भी था। ठीक है, अब वहीं पर ही एक पेपर का ट्रेड होता था, और इंग्लिश का हमें पता है कि स्टार्टिंग से ही उनके कमर्शियल इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे। अब ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की वजह से ना, जितनी भी टर्म्स साइन हुई थी, एक तो ये भी फुलफिल नहीं हो रही थी उनकी। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स को पेपर का ट्रेड करने में प्रॉब्लम आ रही थी। ऐसे ही एक सेकंड प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स को और भी आ रही थी, क्योंकि टीपू सुल्तान के भी फ्रेंच के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहे थे। ठीक है, और जो फ्रेंच थे वो मिलिट्री, जो टीपू की मिलिट्री है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प भी कर रहे थे, उसको ट्रेन भी कर रहे थे वेस्टर्नाइज्ड मेथड से। उसके साथ ही एक थर्ड रीजन था कि जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर थी उसमें ये भी बोला गया था कि जितने भी इंग्लिश कैप्टिव्स होंगे, ठीक है, उनको टीपू सुल्तान रिलीज कर देगा। जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर होंगे उनको रिलीज कर दिया जाएगा, बट टीपू सुल्तान ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, अब ये तो देखिए एक लिंक बन रहा है कि सेकेंड वॉर से बाद, सेकेंड वॉर के बाद कैसे थर्ड वॉर तक सिचुएशन बनेगी। ये तो थे लॉन्ग टर्म कॉजेज कि कैसे पेपर का ट्रेड इंपॉर्टेंट था उनके लिए, और ऐसे ही जो टीपू था उसको अपनी सुप्रीमेसी चाहिए थी, जो इंग्लिश थे पेपर ट्रेड जो उनको चाहिए था। ठीक है, इसके साथ ही जो प्रिजनर्स थे वॉर के उनको रिलीज नहीं करा गया था। फ्रेंच के साथ जो टीपू के कनेक्शन थे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन रहे थे। लेकिन जो इस थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर का इमीडिएट कॉज बनेगा, वो बनेगा क्योंकि देखिए अब जो मैंने ऑलरेडी बताया कि जो ट्रैवनकोर था वो इंग्लिश की एलाई था। ठीक है, जो डिस्प्यूट अराइज होगा, इमीडिएट डिस्प्यूट, वो टीपू और ट्रैवनकोर के बीच ही अराइज होगा, क्योंकि मालाबार कोस्ट में तीन किंगडम थे, एक ट्रैवनकोर, एक कोचिन और एक कालीकट। ठीक है, अब हमारे लिए यहाँ पर है इंपॉर्टेंट ट्रैवनकोर का एंड कोचिन का किंगडम। क्या था? जो कोचिन का किंगडम था वो एक टीपू सुल्तान की फ्यूडिटरी था। फ्यूडिटरी होने का मतलब क्या है कि कोचिन में जितनी भी सारी की सारी लैंड होगी उसके ऊपर टीपू की ही अथॉरिटी होगी। वो सारी की सारी लैंड कोचिन की टीपू के कंट्रोल में होगी। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो ट्रैवनकोर होगा एक डिफरेंट किंगडम। ट्रैवनकोर दो एरियाज, कोचिन के दो एरियाज जलकोटल एंड कनानौर, ये दोनों के दोनों एरियाज कोचिन में है अब,
इनको ट्रेवनकोर बाय नहीं कर सकता, बट ट्रेवनकोर क्या करता है, इन दोनों एरियाज को डच से बाय कर लेगा। लेकिन अब क्या होगा कि टीपू सुल्तान की ये अथॉरिटी को एक चैलेंज हो गया, क्योंकि जो कोचिन था वो तो टीपू की ही फ्यूडिटरी था, ठीक है, उसकी लैंड के ऊपर तो टीपू के सोवरन राइट्स थे। इसकी वजह से फिर अप्रैल 1790 में टीपू वॉर डिक्लेयर करेगा अगेंस्ट ट्रेवनकोर फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ हिज राइट्स। उसको चाहिए कि जितने भी उसकी जो अथॉरिटी को चैलेंज करा गया है, ट्रेवनकोर ने उसकी लैंड को बाय कर लिया है डच से, जो कि उसके पास राइट नहीं है। तो इसलिए अब टीपू जो होगा वो ट्रेवनकोर के अगेंस्ट एक वॉर जो होगा वो डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि जो ट्रेवनकोर है ना वो एक ब्रिटिशर्स की एलाई है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो इंग्लिश होंगे वो ट्रेवनकोर का ही साथ देंगे अगेंस्ट टीपू। तो यहाँ पे दो साइड्स बनेंगी, एक तो इंग्लिश एंड ट्रेवनकोर की, एंड जो दूसरी साइड होगी वो होगी टीपू की। सो ये कोर्स ऑफ वॉर कैसे चलेगा, दो साइड्स बन चुकी हैं, इंग्लिश ट्रेवनकोर एंड दूसरी साइड टीपू की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1790 में देखिए, ये जो नोट्स हैं ना ये सारे क्योंकि रिवीजन पर्पस के लिए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार स्पेक्ट्रम को जरूर रेफर करें। ईयर्स का पता होना चाहिए, सारा एक फ्लो पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले 1790 में टीपू जो होगा, इनिशियली टीपू जो होगा वो इंग्लिश को हराएगा। सबसे पहले टीपू हराएगा इंग्लिश को, इंग्लिश आर्मी को, और वो आर्मी को कमांड कौन कर रहा था, जनरल मीडोज, ठीक है। 1790 में ये चीज होती है। देन उसके बाद क्योंकि अब एक बार इंग्लिश आर्मी हार चुकी है, सो आर्मी की कमांड अब चली जाएगी लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ, इसके पास चली जाएगी, ठीक है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो होंगे वो आर्मी की लीडरशिप लेंगे, ठीक है। सबसे पहले वो जाएंगे अंबूर एंड विल्लौर के थ्रू वो बेंगलोर जाएंगे, बेंगलोर को कैप्चर करेंगे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की आर्मी होगी। वहां से वो जाएंगे सिरंगापटम। अब सिरंगापटम का भी आपको पता होना चाहिए कि टीपू की ही एक कैपिटल थी, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद फिर आगे ये कोयम्बटूर को भी कैप्चर करेंगे, लेकिन कोयम्बटूर को कैप्चर तो करेंगे ये कॉर्नवालिस की जो इंग्लिश आर्मी होगी, बट अगेन उनसे कॉर्नवालिस और उसकी आर्मी से अगेन कोयम्बटूर लॉस्ट हो जाएगा। और जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होगी उसके बाद से ही वो कोयम्बटूर को वापस से कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। सो इनिशियली टीपू पहले हराएगा इंग्लिश आर्मी को, देन उसके बाद आर्मी की कमांड कॉर्नवालिस के पास चली जाएगी एंड वो सिरंगापटम पहुंचेंगे। यहाँ से भी आगे फिर वो कोयम्बटूर को कंट्रोल करेंगे, बट अगेन कोयम्बटूर उनके हाथ से चला जाएगा। बाद में फिर जो लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा वो एक ट्रिपल अलायंस बनाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या करेगा, वो मराठास को साथ में लेगा, देन उसके बाद वो निजाम को साथ में लेगा, क्योंकि इन दोनों का तो ये था ही ना, क्योंकि देखिए इंडिया नाम की उस टाइम पर कोई चीज नहीं थी, हर किसी को अपने एरियाज को ही स्ट्रांग बनाना था, अपने एरियाज में ही उनको इंडिपेंडेंस चाहिए थी। एंड सेम थिंग गोज फॉर मराठाज एंड निजाम एट दैट टाइम। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस इन दोनों के साथ मिल जाएगा अब। देन इन दोनों की हेल्प से फिर वो अब सिरंगापटम को फिर से सेकेंड टाइम अटैक करेगा। पहले देखिए जब वो सिरंगापटम पहुंचा था वहां से, उसके बाद फिर कोयम्बटूर, लेकिन वो इनको कैप्चर नहीं कर पाएगा। अब लेकिन जब उसने सेकेंड टाइम मराठाज एंड निजाम के साथ मिलकर सिरंगापटम को अटैक करा, टीपू को अटैक करा, तो इस टाइम पर टीपू जो होगा इसको अपनी आर्मी को, अपने एरियाज को, अपनी कैपिटल को डिफेंड नहीं कर पाएगा। वो ऑल्दो वो एक ऑपोजिशन, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन देगा इन तीनों की अलायंस को, बट वो इस बैटल में जीत नहीं पाता है, इस वॉर में जीत नहीं पाता है, तो उसको एक हैवी प्राइस पे करना पड़ता है अंडर द ट्रीटी ऑफ सिरंगापटम, क्योंकि यहाँ पर फिर अब एक आगे जाके ट्रीटी होगी। जब टीपू हार जाएगा तो दिस टाइम फिर एक ट्रीटी साइन करी जाएगी, ट्रीटी ऑफ सिरंगापटम। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है, 1792 में ये ट्रीटी साइन करी जाती है। ट्रीटी ऑफ सिरंगापटम की वजह से ही टीपू का जो कंट्रोल, पहले मैसूर पे सारा का सारा कंट्रोल था, अब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दी जो मैसूर टेरिटरी थी वो इन विक्टर्स के पास में ही चली जाएगी। जितने भी लोग इसमें जीत चुके हैं, दैट इज जो इंग्लिश थे, मराठास थे, निजाम थे, इन तीनों विक्टर्स के बीच में ही जो मैक्सिमम एरिया होगा मैसूर का वो डिवाइड हो जाएगा। अब इसके लिए यहाँ पर मैंने ना मैप लगाया है
इस मैप में अगर आप देखो तो ये सारा का सारा जितना भी ग्रीन शेड का एरिया है ये सारे का सारा मैसूर है, ठीक है। अब इसमें से अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के पास मैक्सिमम एरिया जाएगा। अगर ये वाला बड़े वाला रेड का सर्कल देखोगे तो इसमें से मैक्सिमम एरिया मैसूर का ब्रिटिशर्स के पास चला गया, ठीक है। जो एग्जैक्ट रीजन दिए गए हैं स्पेक्ट्रम में वो है बारामहल, डिंडीगुल एंड मालाबार, ये सारे इंग्लिश के पास चले गए। देन उसके बाद अगर मराठास की बात करी जाए देन मराठास के पास चला जाएगा जो तुंगभद्रा के आसपास का एरिया होगा। अब तुंगभद्रा कहाँ पर है, ये जो नीचे वाली ब्लैक रिवर मैंने यहाँ पर शो करी हुई है टी वाली, यह है तुंगभद्रा। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर है पेशवा का एरिया, तो जितना भी ये वाला सर्कल है ये सारे का सारा एरिया आप चला गया मराठास के पास। अब अगर निजाम की बात करें तो कृष्णा के बियॉन्ड जितना भी कृष्णा के आसपास और कृष्णा के बियॉन्ड एरिया होगा, जैसे यहाँ पर ये है कृष्णा रिवर, तो जितना ये भी इस एरिया होगा ये सारे का सारा निजाम के पास चला जाएगा। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये तो एरियाज इन विक्टर्स के पास चले गए, इसके साथ ही 3 करोड़ रुपीस की जो वॉर इंडेमनिटी है वो भी टीपू सुल्तान को पे करनी पड़ती है, जिसमें से जो हाफ अमाउंट होगी वॉर इंडेमनिटी की वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे करी जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। देन उसके बाद देखिए जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसके लिए टीपू सुल्तान के 2 बेटों को जो इंग्लिश होंगे वो होस्टेज रख लेंगे, उनको किडनैप कर लेंगे एक तरह से, ठीक है, उनको होस्टेज रख लिया जाएगा। एंड जब जो सेकंड हाफ होगा इंस्टॉलमेंट का वो टीपू पे करेगा, देन उसके बाद ही उन दोनों बेटों को रिलीज करा जाएगा। सो टीपू सुल्तान के लिए ये ट्रीटी बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी, ठीक है। इसके रिगार्डिंग देखिए जो इस टाइम पर गवर्नर जनरल था वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था, ठीक है। सो उसने यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, एक व्यू दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस का रिगार्डिंग थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, दैट वी हैव क्रिपल्ड आवर एनिमी इफेक्टिवली विदाउट मेकिंग आवर फ्रेंड्स टू फॉर्मिडेबल। सो देखिए इंग्लिश के फ्रेंड्स कौन थे इस टाइम पर एक तो ट्रेवनकोर, ठीक है, उसके साथ ही मराठा एंड निजाम, ये उनके फ्रेंड्स हैं इंग्लिश के, और उसका आर्मी कौन है, टीपू। सो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या बोला है कि हमने अपने एनिमी को पूरी तरह से क्रिपल कर दिया, पूरी तरह से हरा दिया है। एट द सेम टाइम हमने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होने दिया है, दैट इज मराठास, निजाम एंड ट्रेवनकोर, वो भी उतने स्ट्रांग नहीं हुए हैं, बट हमने अपने एनिमी को भी बहुत बुरी तरह से हरा दिया है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का व्यू दिया गया है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं आगे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, अप्रैल टू मई 1799, एक ही ईयर में ये वॉर कंप्लीट हो जाएगी। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में बात आएगी सब्सिडरी अलायंस की, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सब्सिडरी अलायंस का देख लेते हैं। सो इस वॉर के ड्यूरिंग लॉर्ड वेलेस्ली जो होंगे वो गवर्नर जनरल होंगे, एंड 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने ही सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम जो था इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है, इंडिया में। इस रूल के अकॉर्डिंग कि अगर किसी भी इंडियन स्टेट के रूलर को किसी दूसरे राइवल से प्रोटेक्शन चाहिए होगी तो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी होगी, ब्रिटिश आर्मी जो होगी वो प्रोटेक्शन देगी, बट प्रोटेक्शन देने के लिए उसको एक सब्सिडी पे करी जाएगी, दैट इज एक अमाउंट पे करी जाएगी। सो अपनी वो आर्मी उस एरिया में रखेगी जिस भी रूलर को प्रोटेक्ट करना होगा उसी स्टेट में ही ब्रिटिश आर्मी रहेगी, एंड प्रोटेक्ट करने के लिए वो इंडियन रूलर से ही अमाउंट लेगी, उतना पैसा लेगी जितना वो आर्बिट्रेरीली ही फिक्स करते थे, इसकी कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं रहती थी। अब इस सब्सिडरी अलायंस के अकॉर्डिंग ये तो बोला गया था कि जो भी ब्रिटिश रेजिडेंट, जो भी एक मेन हेड होगा आर्मी का या फिर ब्रिटिश रेजिडेंट होगा जो भी इंडियन रूलर के वहां पर रहेगा, ठीक है, उसकी स्टेट में रहेगा, वो इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। बट जो ब्रिटिशर्स थे इस चीज को कभी भी पूरा नहीं करते थे। उसके साथ ही देखिए जब ब्रिटिश रेजिडेंट रूलर के कोर्ट में रहता था तो उसकी वजह से ना फिर रूलर के जो इंडियन रूलर होता था उसके बहुत सारे राइट्स जो थे रिस्ट्रिक्ट हो जाते थे, क्योंकि कभी भी ये ब्रिटिश रेजिडेंट किसी यूरोपियन को एम्प्लॉय नहीं करने देता था बिना अपनी परमिशन के, दैट इज जो बाकी की यूरोपियन से पोर्तुगीज थे, डच थे, ठीक है, उसके साथ ही फ्रेंच थे। अब ब्रिटिश रेजिडेंट ब्रिटिशर्स की हेल्प ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना
कोई भी यूरोपियन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते थे इंडियन रूलर। जो भी इंडियन रूलर ने ये सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था। उसके साथ ही देखिए, जब ना इनकी अमाउंट कभी भी, जैसे कि मैंने बताया कि सब्सिडरी अलायंस में कभी भी अमाउंट फिक्स नहीं रहती थी। जितनी भी अमाउंट रूलर को, ब्रिटिशर्स को देनी होती थी वो फिक्स नहीं रहती थी, जिसकी वजह से उनको कभी कभी अपनी टेरिटरी भी सीड करनी पड़ जाती थी। ब्रिटिशर्स को वो उतनी अमाउंट इंडियन रूलर्स पे ही नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से कभी कभी उनको अपनी टेरिटरी भी देनी पड़ जाती थी, अपना एरिया भी ब्रिटिशर्स को ही देना पड़ जाता था। ठीक है। और जो सबसे पहला इंडियन रूलर था जिसने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करा था, वो हैदराबाद का निज़ाम था। ये शायद मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था। सो निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करा था। एंड जिन भी रूलर्स या फिर प्रिंसेस ने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था, वो अपनी मर्जी से किसी भी पावर के अगेंस्ट वॉर भी डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। सो आप देख सकते हो कि ब्रिटिशर्स ने फॉरेन रिलेशंस को भी कंट्रोल में कर लिया है एक तरह से। ठीक है। उसके साथ ही अब क्योंकि अमाउंट का भी फिक्स नहीं रहती थी, उसकी वजह से जो उस रूलर की जो इकोनॉमी थी, उस स्टेट की इकोनॉमी थी, वो बुरी तरह से डिसरप्ट हो जाती थी। इकोनॉमी खराब हो जाती थी, वहाँ के जो लोग थे वो पॉवर्टी में जा रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और जो इंडियन रूलर्स थे उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है। अब देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे उनको क्या फायदा हो रहा था। इंडियन रूलर्स को तो, या इंडियन नेटिव जो जितने भी रूलर थे, जो प्रिंसेस थे, जो भी इस सब्सिडरी अलायंस में एंटर करते थे, उनके लिए बस एक प्रोटेक्शन का फायदा था। बट ब्रिटिशर्स के लिए क्या क्या फायदा था। एक तो वो बहुत ही लार्ज आर्मी को मेंटेन कर सकते थे ब्रिटिशर्स। ठीक है। लेकिन उस आर्मी की कॉस्ट कौन बेयर कर रहा था, तो वो कॉस्ट इंडियन स्टेट ही दे रही थी। जिस भी स्टेट को वो प्रोटेक्शन दे रहे थे, उसी स्टेट से ही सारे एक्सपेंसेस वो ले रहे थे, वो सारा पैसा वहीं से ले रहे थे। उसके साथ ही देखिए, उन्होंने उस स्टेट का एक तरह से डिफेंस भी कंट्रोल कर लिया, क्योंकि अगर आप किसी रूलर को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप वहाँ की आर्मी, वहाँ का पैसा, सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है। पैसा वहाँ से ले रहे हो, आप वहाँ की टेरिटोरी को भी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कंट्रोल कर रहे हो, तो इट मीन्स आपने वहाँ का डिफेंस भी कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि जब तक आपकी प्रोटेक्शन है तब तक ही वो रूलर प्रोटेक्टेड है। ठीक है। इसके साथ ही आपने जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फॉरेन रिलेशंस को भी कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना, इंग्लिश की परमिशन के बिना जो इंडियन रूलर्स थे वो किसी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। तो अल्टीमेटली फॉरेन रिलेशंस भी कंट्रोल में आ गए। किसी भी यूरोपियन को वो एम्प्लॉय नहीं कर सकते थे। तो अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास चला गया था, ब्रिटिशर्स के पास ही, दैट इज इंग्लिश के पास ही चला गया था। सो अब देखते हैं हम फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर। सो देखिए, जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम थी वो साइन हुई थी 1792 में। ठीक है। अब 1792 के बाद जो ये वॉर स्टार्ट होगी वो 1799 के पीरियड में है। तो इतना जो भी गैप है, जितना भी ये पीरियड है, वो सारा पीरियड अब दोनों ही साइड्स, इंग्लिश भी एंड टीपू सुल्तान भी, ये दोनों ही साइड्स अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए यूज करेंगे ये सारे का सारा पीरियड। क्योंकि देखो, टीपू को अपनी एक सेकंड इंस्टॉलमेंट भी देनी है, अपने बेटों को उसने रिलीज भी करवाना है। तो टीपू उस ट्रीटी की ये वाली टर्म भी फुलफिल करेगा, अपने बेटों को रिलीज करवाएगा। अब देखिए क्या होता है कि 1796 का टाइम आ चुका है। इससे पहले टीपू सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करके अपने बेटों को रिलीज करवा चुका है। ठीक है। सो 1796 में, क्योंकि देखिए, जो टीपू सुल्तान और हैदर अली का मैसूर का एरिया था, वहाँ की जो मेन डायनेस्टी थी वो थी वोडेयार डायनेस्टी। ठीक है। एक हिंदू रूलर वहाँ पर चल रहे थे, बहुत सारे बीच में रूलर्स भी आए थे। लास्ट हमने एक चिक्का कृष्ण राजा वोडेयार 2 की ही बात करी थी। इन सभी रूलर्स को याद रखने की भी जरूरत नहीं है। सो एक हिंदू रूलर, यहाँ पर वोडेयार डायनेस्टी है। 1796 में जो वोडेयार डायनेस्टी का एक हिंदू रूलर है उसकी अब डेथ हो जाती है। सो जो टीपू था वो एक डी फैक्टो रूलर था। ठीक है। ऑल्दो वो डी फैक्टो रूलर था, लेकिन उस एरिया की जो एक्चुअल कमांड है वो तो टीपू के कंट्रोल में नहीं थी। टीपू उस डायनेस्टी का सुल्तान नहीं था। सो अब जो नेक्स्ट हिंदू रूलर बनना था, टीपू उसको वोडेयार डायनेस्टी के पर्सन को अब रूलर नहीं बनने देगा, वो खुद एक सुल्तान बन जाएगा। टीपू अब खुद को ही सुल्तान डिक्लेयर करेगा, और जो माइनर सन होगा वोडेयार डायनेस्टी का वो थ्रोन पर नहीं आएगा। ठीक है। अब टीपू के माइंड में क्या है, एक तो वो सुल्तान बन गया,
अब उसको देखिए, ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी टीपू सुल्तान के लिए। उसके बेटों को कैप्चर कर लिया गया था, ठीक है। उसके एरियाज, जो मैसूर का मैक्सिमम एरिया है, वो विक्टर्स के पास चला गया था। जितने भी पार्टीज थी, एलाई थी इंग्लिश की, मराठा थे, निज़ाम थे, सबके पास एरियाज डिवाइड हो चुके थे अब, ठीक है। सो जो टीपू था उसको अब इसका रिवेंज भी लेना था, और जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में उसकी हार हो चुकी थी उसका भी उसको बदला लेना था, ठीक है। तो टीपू अब खुद को सुल्तान बना लेगा। इस टाइम तक लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो गवर्नर जनरल बन चुका है। उसने सब्सिडरी अलायंस वो सिस्टम लेके आ चुका है। ये सिस्टम मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। इससे पहले जो लॉर्ड वेलेस्ली है, इससे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे सर जॉन शोर। अब जो लॉर्ड वेलेस्ली है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पीरियलिस्ट पर्सन है। इसको कभी पसंद नहीं आएगा कि टीपू सुल्तान की क्लोजनेस फ्रेंच के साथ ज़्यादा ग्रो हो और टीपू सुल्तान इंडिपेंडेंटली काम करे। वो किसी भी कॉस्ट पर टीपू सुल्तान की इंडिपेंडेंस को कर्व करना चाहता था, इसको कंट्रोल करना चाहता था। वो ट्राई क्या करता है अब लॉर्ड वेलेस्ली, कि थ्रू सब्सिडरी अलायंस ही टीपू सुल्तान को कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक है। अब इसके लिए वो क्या करेगा, एक टीपू सुल्तान के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल करेंगे ब्रिटिशर्स अंडर लॉर्ड वेलेस्ली। इस चार्जशीट में लिखा जाएगा दैट जो टीपू सुल्तान है वो इंग्लिश के राइबल्स के अगेंस्ट मिलकर इंग्लिश के अगेंस्ट ही प्लॉट कर रहा है, और इसके लिए फिर वो निज़ाम का यूज कर रहा है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद का, मराठास को अपनी साइड ले रहा है टीपू सुल्तान, ठीक है। और जो अरेबिया, अफगानिस्तान, काबुल, जमन शाह, ये सारे एरियाज हैं, यहाँ पर एमिस्ट्रीज भी भेज रहा है। एमिस्ट्रीज क्या होते हैं, दूत होते हैं किसी भी रूलर के। इस चार्जशीट में क्या लिखा जाता है कि टीपू सुल्तान एक तो जो है उसके निज़ाम और मराठास के साथ मिलकर, देन उसके साथ डिफरेंट एरियाज में जो भी कंट्रीज हैं डिफरेंट, वहाँ पर अपने एमिस्ट्रीज को भेजकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इंग्लिश के अगेंस्ट प्लॉट कर रहा है। और इस चार्जशीट में फिर टीपू सुल्तान से एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है इस प्लॉटिंग की। बट जो टीपू सुल्तान होगा वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाएगा, और जो लॉर्ड वेलेस्ली होगा वो मैक्सिमम ट्राई करेगा कि टीपू सुल्तान अंडर सब्सिडरी अलायंस ही खुद को सबमिट कर दे, बट ऐसा कभी नहीं होगा। एंड देन इसी की वजह से ही फिर आगे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हो जाएगी। अब कोर्स ऑफ वॉर कैसे चलता है, जो वॉर बिगिन होती है वो होती है 17 अप्रैल 1799 में। अप्रैल एंड देन मई में देखिए, मई 4 को ये वॉर एंड हो जाती है। बहुत ही शॉर्ट लिव्ड वॉर होती है, क्योंकि जो श्रृंगापट्टनम अब टीपू की कैपिटल थी ये, ठीक है। अगर कैपिटल को ही कंट्रोल कर लिया, इट मीन्स टेरिटरी को कंट्रोल कर लिया, टीपू को पहले हरा देंगे जनरल स्टुअर्ट, देन उसके बाद टीपू फिर जनरल हैरिस से भी हार जाएंगे। उसके साथ ही देखिए, एक नाम आपने याद रखना है आर्थर वेलेस्ली का, क्योंकि ये बहुत बार प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, इवन वनडे एग्जाम्स में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हम हमेशा टिक करके आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली को, लेकिन यहाँ पर क्या है, आर्थर वेलेस्ली जो कि लॉर्ड वेलेस्ली का ब्रदर था, इसने भी वॉर में पार्टिसिपेट करा था, इसका नाम आपने याद रखना है। देन उसके बाद देखिए, जो मराठाज एंड निज़ाम थे ये भी इंग्लिश का ही साथ देंगे। इनका सबको पता है, इनकी जो साइड्स, इनकी अलायंस हमेशा चेंज होती रहती थी। मराठास को क्या प्रॉमिस करा जाता है कि टीपू की जितनी भी टेरिटरी है उसका हाफ शेयर इसको दे दिया जाएगा, ठीक है, मराठास को। और जो निज़ाम है उसको तो वैसे ही इंग्लिश की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वो सब्सिडरी अलायंस साइन कर चुका था, ठीक है। अब जो टीपू सुल्तान है बहुत ब्रेवरी से फाइट करेंगे, वहीं पर उनकी डेथ हो जाएगी। देन जितने भी उसके फैमिली मेंबर्स होंगे उनको इंटर्न कर दिया जाएगा एट विल्लौर, दैट इज जो कहते हैं ना, नज़र बंद कर दिया। उनके फैमिली मेंबर्स को इंटर्न कर दिया जाएगा। एंड जितने भी उसके खजाना वगैरह होगा, जो भी उसके ट्रेजर्स होंगे, उनको ब्रिटिशर्स ही अपने कंट्रोल में ले लेंगे, इंग्लिश कंट्रोल में ले लेंगे। देन अगर हम इस डायनेस्टी की बात करें आगे, वोडियार डायनेस्टी, क्योंकि देखिए एक रबर स्टैंप जैसा रूलर तो रहेगा। इंग्लिश एक लड़के जो एक माइनर सन होगा हिंदू रॉयल फैमिली का ही, मैसूर का, उसको एक थ्रोन पे, उसको एक महाराजा बना देंगे, ठीक है। बट वो भी अब इंग्लिश के ही कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि वो जो एक लड़का होगा जो हिंदू रूलर होगा रॉयल फैमिली का, वो भी सब्सिडरी अलायंस को ही साइन करेगा। अब देखिए, इसके बाद ना अगर हम ओवरऑल मैसूर की बात करें, ठीक है, इन चारों वॉर्स फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, ठीक है, ऑलमोस्ट 32 ईयर्स लग जाते हैं ब्रिटिशर्स को, इंग्लिश को, पूरे मैसूर को कंट्रोल करने में।
एंड द सोल रीजन वॉज हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। इनके स्टिप्स चैलेंज की वजह से, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन दी थी इंग्लिश को, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को इतना लंबा टाइम लग जाता है मैसूर को कंट्रोल करने के लिए। एंड लास्ट एक और पॉइंट कि देखिए, अब मैसूर में जो फ्रेंच एक राइवल था ब्रिटिशर का, उनको ब्रिटिशर्स को क्या डर था कि जो सदर्न पार्ट का एरिया है वहाँ पर फ्रेंच की रिवाइवल हो जाएगी, फ्रेंच अपना कंट्रोल करने लग जाएंगे। अब ये चैलेंज भी खत्म हो जाता है, पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाता है। अब इंग्लिश के लिए कोई भी एक ओपोनेंट नहीं रहता है इस सदर्न पार्ट ऑफ एरिया में। देन उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है दैट मैसूर आफ्टर टीपू, टीपू के बाद मैसूर की कैसी सिचुएशन रहती है। इसमें बताया गया है कि कैसे जो वेल्सली होगा, जो सूंदा एंड हारपुनेली डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जो मैसूर किंगडम के, वो मराठास को ऑफर करेगा, बट मराठास उस चीज़ को मना कर देंगे, वो इन एरियाज को नहीं लेंगे। निज़ाम को गूटी एंड गुरमकोंडा के 2 डिस्ट्रिक्ट दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब वैसे छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, आप स्पेक्ट्रम से रीड भी कर सकते हो। जो इंग्लिश होंगे वो मेन एरियाज को कंट्रोल करेंगे ऑब्वियसली, और जो न्यू स्टेट होगी मैसूर की, वो एक माइनर रूलर के पास चली जाएगी, कृष्ण राजा 3। ऑब्वियसली उसने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर ली थी, ये मैंने पहले बता दिया। एंड 1831 में देन विलियम बेंटिक जो होंगे एक बार मैसूर का फिर से कंट्रोल लेंगे। ग्राउंड क्या होगी कंट्रोल की, कि यहाँ पर मिस गवर्नेंस हो रही है। देन उसके बाद 1881 में देन फाइनल में लॉर्ड रिपन इस किंगडम को रीस्टोर कर देंगे, उसके रूलर को वापस दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ना 2 व्यू भी दिए गए हैं, ये दोनों ही व्यू रिगार्डिंग टीपू सुल्तान है। फर्स्ट जो व्यू है वो है मुहिबुल हसन का, ठीक है। इन्होंने टीपू के रिगार्डिंग क्या लिखा गया है कि जो कुछ हिस्ट्रियंस हैं वो ये कहते हैं कि टीपू सुल्तान फर्स्ट इंडियन नेशनलिस्ट था। एक्चुअली वो पर्सन जिसने इंडिया को माना कि यस हमारा ये कंट्री है, ठीक है, और उसने इंडिया की फ्रीडम के लिए फाइट करा। बट अकॉर्डिंग टू मुहिबुल हसन, उनके अकॉर्डिंग ये एक रॉन्ग प्रोजेक्शन है, क्योंकि पास्ट में उस टाइम पर, जिस टाइम पर टीपू ने रूल करा था, उस टाइम पर नेशनलिज्म जैसी कोई भी फीलिंग नहीं थी, ऐसी अवेयरनेस ही नहीं थी कि हमारा एक कंट्री है, इंडिया है, ठीक है। ये टू मच है उनके अकॉर्डिंग कि टीपू ने वॉर लड़ी अगेंस्ट इंग्लिश सो दैट टू प्रोटेक्ट इंडियाज फ्रीडम, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपनी ही पावर के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए ही फाइट कर रहा था अकॉर्डिंग टू मुहिबुल हसन। देन एक सेकंड व्यू दिया गया है लेफ्टिनेंट मूरे का। उन्होंने टीपू की जो टेरिटरी है, जो टीपू के टाइम पर मैसूर था, उसके उस एरिया और उसके जो इनहेबिटेंट्स थे, दैट इज जो लोग थे, उनकी सिचुएशन को इलेबोरेट करा है इस व्यू में। दैट जब टीपू के कंट्री को, दैट इज जो टीपू का मैसूर है, उसको अगर कोई ट्रैवल करता था तो वहां पर वेल कल्टिवेटेड लैंड थी, ठीक है, बहुत ही इंडस्ट्रियस इनहेबिटेंट्स थे, दैट इज जो लोग थे वो बहुत ही मेहनती थे, ठीक है। सिटीज वहां पर थी, कमर्स बहुत ज़्यादा था, टाउन्स इंक्रीज हो रहे थे, एंड सिटी जो थी, जो एरिया था, वो ओवरऑल फ्लरिश कर रहा था, ठीक है, हैप्पीनेस थी। और जो भी इंसान इस कंट्री में ट्रैवल करेगा उसको लगेगा कि जितनी भी गवर्नमेंट है यहाँ पर, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, वो लोगों के माइंड के अकॉर्डिंग है, दोज पॉलिसीज वर कंजीनियल टू द माइंड ऑफ पीपल, ठीक है। ये टीपू की कंट्री की उन्होंने कुछ पिक्चर दे रखी है एक लेफ्टिनेंट मूरे ने। देन उसके बाद स्पेक्ट्रम में एस्टीमेट ऑफ टीपू सुल्तान भी दिया गया है, जिसमें थोड़ा सा बताया गया है टीपू सुल्तान के रिगार्डिंग। इसमें से आपने सारा इसको रटना नहीं है, इसको याद नहीं रखना है सारा, बस कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। एक बार आप रीड कर सकते हो, वैसे इसको एक पैरा दिया गया है एक पेज में। इसको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था टीपू सुल्तान को, ये फैक्ट याद रखें। देन उसके बाद आप याद रखें कि कैसे साइंस एंड टेक के लिए भी इन्होंने काम करा। उनको एक क्रेडिट दिया जाता है पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया का, ठीक है, ये आप फैक्ट याद रखें। देन उसके बाद कि उन्होंने कैसे मैसूर में सेरीकल्चर को इंट्रोड्यूस करा, जैसे सेरीकल्चर दैट इज सिल्क बनाने के लिए जो सिल्क वॉर्म्स की खेती होती है, ठीक है, उनको रेज करा जाता है। इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। देन उसके बाद
कि उन्होंने जैकोबियन क्लब को हेल्प करी, फ्रेंच की हेल्प करी जैकोबियन क्लब को सेटअप करने के लिए। देन वो खुद भी जैकोबियन क्लब का मेंबर बने थे, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखें। देन उसके बाद आप ये याद रखें कि कैसे उन्होंने श्रृंगापट्टनम पर ट्री ऑफ लिबर्टी भी लगाया था, एंड उन्होंने अलाउ करा था टीपू सुल्तान ने कि वो जो लोग हों उनको बोल सकें दैट इज ही इज सिटीजन टीपू, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर एंग्लो मैसूर वॉर्स खत्म होती है। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो एंग्लो मराठा स्ट्रगल का है, ठीक है, तो उसको कवर करेंगे। थैंक यू।